ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये भी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये लास्ट का चैप्टर तरंग वाला है। तो वैसे अध्यारोपण का मतलब होता है आपस में मिलना, है ना। कि जैसे मान के चलो, यदि हम तराजू में किसी व्यक्ति को तौल रहे हैं तो वो 40 किलोग्राम का है, एक व्यक्ति उसी के साथ और चढ़ गया 35 किलोग्राम का, तो अब कितना वो तराजू बताएगी रीडिंग? 75 किलोग्राम। ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे तो उसका वजन का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, या उतारते जाएं तो क्या होगा? घटता जाएगा। तो दोनों कंडीशन होती। अध्यारोपण का मतलब एक तरह से मिलना है। तो मिलना दो तरीके से हो सकता है, एक बिगाड़ने वाला और एक बनाने वाला। ठीक है, बनाने वाला कि चढ़ाते जा रहा है तो बढ़ रहा है, और उसे घटाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर यही है, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं। ठीक है, फिर यहां से तो इसको बोलना है, ये जो लिखा है इसका मतलब होता है परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन माने सबका विस्थापन मिला मिला के, है ना, परिणामी विस्थापन। और ये सब जो हो गया, ये हो गया अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सदिश भी लगा है, योग भी लगा है, और इसके बराबर भी लगा है। तो पहले इस लाइन को पढ़ना सीखते हैं, सूत्र को, है ना। ये क्या है? परिणामी विस्थापन। और ये क्या है? अलग अलग विस्थापन। ये ऊपर जो लगा है वो क्या है? सदिश। फिर ये प्लस जो लगा है क्या हुआ? योग। और ये हो गया बराबर। तो इसको पहले बोलो, परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बोलो इसको, परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है? तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं। तो पहली ये लाइन क्या? जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब ये ऐसा है कि मान लो आप लोग जब प्रेयर करते हो ना स्कूल में, तो यदि एक लड़का भर प्रेयर गाए तो बहुत दूर सुनाई देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन सारे लड़के इकट्ठा मिलके गाए तो आधा उमरिया तक पहुंच जाता है, आवाज अच्छी रहे तो क्या हो गया कि सबकी तरंगें आपस में क्या हो गई? मिल गई। और मिल गई तो उसकी ताकत भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो यही है कि इनका जो विस्थापन होता है आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर एक बनाऊं, ये समझ लो मैं 3 तरंगें बनाता हूं। जैसे मान के चलो ये तरंग हो गई एक, इसका नाम कितना हो गया? y1। ये दूसरी तरंग हो गई, ये क्या हो गई? y2। अब दोनों तरंगें आपस में मिल गई, माने यहाँ हो गया y1 प्लस y2। तो मान लो ये एक है, ये भी कितना है? एक है। दोनों मिलके कैसे जाएंगे? दो। ये इसका विस्थापन क्या हो गया? बड़ा हो गया। एक और आएगी तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही तरंग यदि उल्टा चलती तो घट भी जाता। उल्टा चलने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि एक तरंग ऐसे जा रही है और एक तरंग ऐसे जा रही है, तो ये हुआ +1, ये हुआ -1। अब यहाँ तो तरंगें खत्म हो गई यार, तरंगें नहीं बची है। ये भी एक तरह का क्या कहलाया? अध्यारोपण कहलाया। ठीक है, तो इनके अध्यारोपण से बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक, तो यहाँ पर यही बोल दिए, यहाँ पर जो आपका सूत्र लिखा है, ये परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापन और ये हो गया सदिश योग के बराबर होता है। तो ये कब होगा? जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रेयर कर रहे हैं सर तो एक ठो अपने घर में करे, एक ठो अपने घर में करे, अब माध्यम ही अलग हो गया यार, तो उनकी आवाजें मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। एक साथ जानी चाहिए और इकट्ठा होनी चाहिए। ठीक है, और किसी बिंदु पर क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर। तो चलो एक बार सबको साथ में बोलना है, बोलो तो। जब हाँ पहुंचती है तो सदिश योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ मिलती हैं तो परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, जब तरंगें अध्यारोपण होती हैं
तो कई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को अब समझते हैं यार। ठीक है, तो एक होती है, यहाँ पास समझ लेते हैं, यहाँ पर अध्यारोपण के प्रभाव या अनुप्रयोग समझ लीजिए। अध्यारोपण के क्या है? अनुप्रयोग। तो पहला मैं लिख देता हूं व्यतिकरण, है ना। अब व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो तरंगें हों, उनका आयाम भी समान हो, आवृत्ति भी समान हो और एक ही दिशा में गति करती हो। कितनी तरंगें हों यार? दो तरंगें हों। उनका आयाम कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? आवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान, एक ही दिशा में जाती हो। ठीक है, एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित हों। तो तीव्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या कहलाया? दो तरंगें, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो, एक ही दिशा में चलती हो, है ना, और किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो, तो उनकी तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो तरंगे का मतलब यह है, यदि आप यहां पर अगल बगल दो लड़कियों को आप खड़ा कर दो, ठीक है, अब दो लड़कियां आपस में माने गाना सुना रही हैं आपको, और आपको यह पता ना चले कि ये आवाज किसकी है ना, दोनों आवाज कैसी हो गई? मिक्स हो गई। लग रहा है यार इस लड़की की आवाज है कि उस लड़की की आवाज है, आवाज आपको पता ना चले तो कहना चाहिए कि दोनों का आयाम भी कैसा है? समान है। आवृत्ति भी कैसी है? समान है। और एक ही तरफ मुंह करके गा रही है तो उनकी दिशा भी कैसी है? समान है। वो तरंगे आपस में मिलेंगी तो उनके उतार चढ़ाव, जो तीव्रता में परिवर्तन देखते हो, वो क्या कहलाएगा? व्यतिकरण कहला जाएगा। ठीक है, तो व्यतिकरण समझ में आया। दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो, दिशा समान हो और एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर अध्यारोपित होती हो, तो उनकी तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर मैं दूसरा बात करता हूं, किसकी? विस्पंद। ठीक है, तो यही भी है, यहां भी क्या हो जाएंगी? दो तरंगें जिनका क्या हो? आयाम समान हो, आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो, आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो, और एक ही दिशा में चलकर, बाकी सेम है, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित हों, तो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है। हाँ, नहीं, उतार चढ़ाव का मतलब, परिवर्तन का मतलब है कि उसका एक ही दम से, एक से जीरो हो जाना और एक ही समय में क्या हो जाना? अधिक हो जाना, वो उसका मतलब है। यहाँ उतार चढ़ाव का मतलब, लोग गाना गाते हैं ना, कहीं सुर है तो सुर को कहीं ऊंचा ले जाते हैं, फिर धीरे, फिर जब गाना गाते समय जो जज लोग बैठे रहते हैं, बोलते हैं आपने एक बीट मिस कर दी है, तो यही विस्पंद माने बीट है। ठीक है, उनका उतार चढ़ाव है जो वो बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो लड़कियां हैं, यदि साथ साथ गा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज में थोड़ा क्या है? भिन्नता है। उनकी आवृत्ति माने आवाज समझ में आ रही कि ये इस लड़की की है, इस लड़की की है, तो दोनों की आवृत्ति कैसी होगी? अलग अलग। ठीक है, यदि आवाज में भिन्नता आ रही माने आवृत्ति कैसी है? अलग अलग। तो थोड़ी सी अलग हो, ज्यादा ना हो। ठीक है ना, कि एक की सुरीली हो जाए और एक का फटा बांस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का सुरीली है, वो एक थोड़ा सा कम सुरीली है, लेकिन दोनों की माने आवृत्ति कैसी है? लगभग समान है, बहुत अंतर नहीं। आवृत्ति में कितना अंतर होना चाहिए? थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, तब फिर गाना सुनने में ज्यादा मजा आता है। तो बस यही है, दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति में थोड़ा अंतर हो, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो उनकी तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया? विस्पंद हो गया। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है विस्पंद क्या है, इसकी शर्त क्या है? विस्पंद की शर्त क्या है? शर्त यही लिख देना, दो तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए और आवृत्ति में थोड़ा अंतर होना चाहिए, एक ही दिशा में चलना चाहिए। कभी कभी शर्त पूछ देता, शर्त, अब शर्त आ गया, परिभाषा आ जाएगी तो बन जाएगा, और शर्त आए तो सोचते रह जाते हैं शर्त क्या है यार, तो पढ़े नहीं है, परिभाषा में शर्त है, इसमें भी शर्त पूछ दे तो क्या है? आयाम बराबर होना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित होना चाहिए, यही इसकी क्या बन जाएगी? शर्त बन जाएगी। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अप्रगामी तरंग। ठीक है, ये पूरा इसी तरह से व्यतिकरण का है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख देता हूँ विपरीत दिशा। तो व्यतिकरण की परिभाषा बोल दो और इसमें विपरीत दिशा बोल दो तो अप्रगामी तरंग बन जाएगी। तो यहाँ पर दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो, लेकिन विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हो, है ना। माने एक इधर से जा रही हो और एक इधर से जा रही हो, दोनों तरंगें जब आपस में मिल जाती हैं तब कौन सी तरंगें बनती हैं? अप्रगामी। और हम लोग अभी अप्रगामी तरंग पढ़े थे ना कि दो सीमाओं के बीच रहती है। एक तरंग यहाँ से गई, अब बेचारी यहाँ से लौट के चली आई, आपस में यहाँ पर ये मिल रही है, तो ये क्या हो रहा है? अप्रगामी तरंगें पैदा हो रही। ठीक है, तो क्या हो गया अप्रगामी तरंगें? दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो और विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हो किसी बिंदु पर, तो उन तरंगों को हम क्या बोलते हैं? अप्रगामी तरंग। तीव्रता में परिवर्तन वगैरह नहीं है इसमें, उनकी तीव्रता तो शून्य हो जाएगी, आयाम भी शून्य हो जाएगा, तो हम सीधे क्या कह देंगे? अप्रगामी तरंग, है ना। एक और है लिसाजू आकृतियां, हालांकि सिलेबस में नहीं है पर इसको पढ़ लेते हैं। लिसाजू आकृतियां, है ना, पूरा सेम है, यहां पर लंबवत दिशा कर देते हैं। हाँ, दो तरंगें जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो और एक दूसरे के लंबवत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हो।